तो आज हम इस खास खबर के दौरान हम इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा के दौरान कई ऐसे फूड हैबिट को लेकर भी हम बात करेंगे जो हमारे सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है और हम क्या खा रहे हैं रोज़ाना। अगर हम बात करें कि रोज़ाना जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक। तो आज खास खबर में हम पूरी तौर पर पूरा वो सेगमेंट सेहत पर ही आधारित रहेगी। लेकिन पहले इस खास कार्यक्रम के दौरान हम जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, ज़रा पहले इसका हम परिचय क्या है ज़रा आप इस पैकेज के माध्यम से देखिए, फिर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए कहावत भी है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसका ख्याल लोग सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से लोगों की दवा पर निर्भरता बढ़ गई है। हालांकि ये बात सामने आई है कि भारत में लोगों की औसत आयु बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद की बेटी ऋचा ने भी इस पर शोध किया है। दरअसल 31 वर्ष की उम्र में ऋचा अचानक बीमार पड़ी और नतीजा ये हुआ कि इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कॉर्पोरेट जगत में लगभग 11 वर्षों तक काम किया और जब ये बीमार हुई तो इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद इन्होंने इसी पर शोध करना शुरू कर दिया कि आखिर लोग इतने बीमार क्यों पड़ते हैं, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि खान पान में बदलाव और रहन सहन के तरीकों में बदलाव इसकी मुख्य वजह है। मसलन मोटे अनाज और इनऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फसलों का कम होना, इनकी जगह उर्वरकों और कीटनाशकों का फसलों में ज्यादा उपयोग होना, पॉलिश्ड खाद्यान्नों का उपयोग। अब इनके शोध से एक बात तो तय है कि अगर हम पुराने तरीकों से खान पान का इस्तेमाल करें और जीवन शैली में बदलाव लाएं तो निश्चित तौर पर इस तरह की समस्याएं कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कश न्यूज। हमारे साथ रीचा साथ में मौजूद है और हम रीचा से ही जाना चाहते हैं। रीचा, ये एक बड़ा सवाल है आज के युवा पीढ़ी के सामने। कोरोना ने तो और ये इन चीज़ों को मजबूती प्रदान किया है कि हम स्वास्थ्य को लेकर जितनी जागरूकता की बात कर रहे हैं, एक बीमारी पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या सावधानी बरतने की जरूरत है आज के युवा पीढ़ी को लेकर, और क्या मतलब जो खास करके आप फूड हैबिट पर सबसे ज़्यादा आपने काम किए हैं। 31 वर्ष की उम्र में आप खुद बीमार पड़ती हैं एक बड़े संस्थान के बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद। तो ये आपके अंदर पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये आपके अंदर में ये कैसे ये चीज़ें सामने आई कि हमको हेल्थ को लेकर एक इंजीनियर, और ठीक इसके उलट आपका मतलब जो पढ़ाई लिखाई का तरीका, कभी आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, आईआईटीएन आप हैं, तो ये कैसे दिमाग में आपको आया कि हम इन चीज़ों पर फोकस करें कि आखिर लोग बीमार क्यों इतना ज़्यादा हो रहे हैं? नमस्कार। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। बिल्कुल, मैं भी जो आज एक आम एक लाइफस्टाइल होता है वो जी रही थी, और छोटी मोटी समस्याएं थी, सर दर्द, पेट दर्द, गैस आदि। और इतने बड़े बड़े शहरों में रहने के बाद भी, जहाँ इतने बड़े अस्पताल हैं, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं, इतने ऐसे जांच हैं जो अब कभी पहले सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन तभी भी इन चीज़ों का कोई ठोस इलाज हमें नहीं मिल पाता है। और साथ में ये भी लग रहा था कि समाज में अब केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, हर चीज़ में आप देखिए तो एक पतन होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें थी मन में, और लग रहा था कि हम कुछ गलत कहीं पर तो कर रहे हैं। तो इसी का एक मैंने प्रयास किया समझने का, और लगभग 6 वर्षों पहले मैंने अपनी एक यात्रा शुरू की। और मेरी माता जी जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लगभग 40 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, वो भी ऐसी समस्याएं देख रही थी छोटी छोटी बच्चियों में, खासकर जो पहले वो समस्याएं होती ही नहीं थी या यदा कदा होती थी। और ये कोई पटने की बीमारियां नहीं, जैसे पीसीओडी आदि कोई पटने की बीमारियां नहीं है, लेकिन तभी भी एक महामारी का रूप ले रही थी, और वो भी समझना चाह रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तो आज इतनी बढ़ गई हैं। मेरे पिताजी भी रिटायर किए थे उसी दौरान, और उनकी अपनी स्वास्थ्य समस्याएं रही थी। उनके
जितने सर्विस का टाइम था, लेकिन उनको समय नहीं मिलता था क्योंकि वो काफ़ी व्यस्त रहते थे। तो वो भी समझना चाहते थे कि इतनी सुविधाएं हैं तो हल क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो हमने एक साथ में ये प्रयास शुरू किया समझने का। और एक बात जो हमें समझ में आई कि हम आज प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। प्रकृति ने एक बहुत सुंदर हमें अपनी सेना दे रखी है, इम्यूनिटी, जिसको हम सिर्फ छीन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको इतना खराब उसका प्रशिक्षण कर रहे हैं कि आज वो इम्यूनिटी हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। तो जो हमारी सेना को बाह्य आक्रमण से लड़ना है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और ऑटो इम्यूनिटी आज हम जानते हैं कि कितना कॉमन है। तो ये जो सफ़र रहा है, जो यात्रा रही है, वो यही समझने की कि हम मूल में कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज सिक केयर है, हम जब बीमार हो रहे हैं तो हम बहुत लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ हमारा नहीं है। तो हेल्थ केयर नहीं है, हेल्थ जो प्रकृति में जो हेल्थ है वो वहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं। सिक केयर को ही हम हेल्थ केयर मान के चल रहे हैं और समस्याएं बहुत जटिल होते जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के पहले इम्यूनिटी की आवश्यकता नहीं थी। हर इंसान को इम्यूनिटी चाहिए, बिना इम्यूनिटी के हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन कोरोना एक अलार्म की तरह हमारे सामने आया है, हमें जगाने आया है, क्योंकि इम्यूनिटी हम खोते जा रहे हैं, सिर्फ खो ही नहीं रहे हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने लग गया है। तो वो एक अलार्म है और हमें समझना होगा कि हम मूल में कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। आप अपने पूरे शोध के दौरान क्या आप चीज़ों को आपने महसूस किया कि हमें क्या खो रहे हैं जिस वजह से हमारी ये स्थिति हो रही है कि आज ठीक है औसत आयु, भले हम भारत की भी बात करें तो 60 से ऊपर के औसत आयु पर हम पहुंच गए। पहले वो 40 के नीचे 40 तक लोग औसत आयु हुआ करता था। बहुत सारी बीमारियों पर हम कह सकते हैं कि हमने नियंत्रण पाई है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज 20 वर्ष के बाद ही जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और लगातार दवा का वो सेवन, रोजाना दवा का सेवन कर रहे हैं। 40 के बाद तो कहा ही जाने लगा है कि आप डॉक्टर के साथ रहिए, डॉक्टर के एडवाइस का पालन कीजिए, ये अब कहा जाने लगा है। तो ये इसकी क्या वजह है? ये इसमें कुछ बदलाव की संभावना है कि नहीं कि किस तरीके का हम बदलाव करें अपने जीवन शैली में जिससे हम इन चीज़ों पर कह सकते हैं कि जीत हासिल कर सके। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है कि आप सुबह 10 गोलियां खाएं फिर रात में सोने वक्त में आप 10 गोली खाकर सोए। तो ठीक है, आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के साथ जो चीज़ें साथ चलनी चाहिए तो वो लग रहा है कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। बिल्कुल, प्रगति हम कह रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हम परिभाषित कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को? प्रकृति की क्या परिभाषा है विकास की, और हम उसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं? आज हम कह रहे हैं जीडीपी है तो विकास है, आप पैसा कमा रहे हैं तो विकास है, लेकिन हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं, तो ये कैसा विकास है? हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा परिवार किस ओर जा रहा है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, पूरा विश्व किस ओर जा रहा है? WHO के जो आंकड़े हैं, आप देखिए कि डायबिटीज़ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और आज इतनी बड़ी संख्या में है। वर्ष में 42 करोड़ लोगों को हो रहा है, उससे करीब 30-35 लोग सालाना उससे अपने जान गंवा रहे हैं। आस्थमा की भी वही हालत है, 10 में 1, ये आस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर 10 में 1, 11 में 1 लोगों को हो रहा है और ये संख्या बढ़ते जा रही है। और इतने लोग इससे अपनी जान भी खो रहे हैं। केवल हम जीवित ही नहीं रह रहे हैं उस परेशानी के साथ, पर हम अपने असमय उससे मृत्यु भी हो जा रही है। और यही सारी वो बीमारियां हैं जो अब कोरोना में बताया जा रहा है कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि अगर ये बीमारियां हैं तो आप कोरोना से लड़ने में कम सबल हैं, और अगर ये बीमारियां आपको नहीं है तो आप अधिक सबल हैं और आपको अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, ये बीमारियां तो पहले से थी, हम जगने को नहीं तैयार थे। तो बिल्कुल ये प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल उठता है कि हम क्यों ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोरोना हुआ इसलिए हम ऐसी स्थिति में, ये हम बहुत समय से इस ओर हम अग्रसर हैं और बहुत तीव्रता से अग्रसर हो रहे हैं और हम जैसे दौड़ रहे हैं कहीं गिरने के लिए। एक तो मैं उदाहरण देती हूँ, जो हम हेल्थ के प्रति कुछ मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं। आप देखिए, जब आज हम हेल्दी फूड की बात करेंगे, हेल्दी ग्रेन की, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आएगा होल व्हीट, क्योंकि प्रचार प्रसार तंत्र है। बहुत सारे ऐसे अनेक तरह के हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहते हैं कि हेल्दी का मतलब है होल व्हीट। जब मैंने यात्रा अपनी शुरू की तो मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आज से लगभग 30, 40, 50 वर्ष पहले हमारे गांव में ही
गेहूं की खेती तक नहीं हुआ करती थी, या होती भी थी तो बहुत कम मात्रा में, और यदा कदा लोग उसका सेवन करते थे, जैसे कुटुंब के आने पर आदि। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगह तो ये भी बताया जाता था कि गेहूं सांप, कोबरा को गेहूं सांप कहा जाता है, यानी गेहूं जैसा सांप। और गेहूं सांप और गेहूं एक ही प्रकार के हैं, ये हमारे पूर्वज कहा करते थे। यानी आप देखिए कि जो समझ थी गेहूं के प्रति वो थी कि वो विषैला है, और आज हमारी समझ हो गई है कि वो हेल्दी होल व्हीट है। तो हम समझ से कितनी दूर जा रहे हैं। और आज वही जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो इस ओर इंगित कर रहा है, ऐसे रिसर्चर्स हो रहे हैं जो बता रहे हैं कि उसमें जो ग्लूटेन है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो सुपाच्य नहीं है मनुष्य के शरीर के लिए, और वो उसका प्रभाव अफीम की तरह होता है, वो अगर आधा पचा हुआ रह गया तो आप देखिए ये हम कहाँ थे, हमारी समझ थी कि वो गेहूं सांप और गेहूं एक ही प्रकार का है, और अगर गेहूं लोग खाते भी थे तो शिकायत माना जाता था, और गेहूं का जो उपयोग होता था वो गौशाला में गोधूम जलाने में, मच्छर आदि भगाने में उसका होता था। उसको आज हमने कह दिया कि ये हेल्दी होल व्हीट है, और हमारा हर तीनों जो भोजन है आज व्हीट है, जो हम स्नैक्स भी खा रहे हैं वो व्हीट है। क्यों हम इतनी दूर आ गए समझ से, और कहीं ऐसी ही छोटी छोटी त्रुटियां तो नहीं हैं जो आज हमें इस सिचुएशन तक लाई हैं। एक और उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे दूध। आप देखिए दूध क्या होता है, प्रकृति ने बनाया है दूध। स्तनपाई जीव होते हैं, 6400 प्रकार के स्तनपाई जीव हैं। स्तनपाई जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मनुष्य को छोड़ के आज के समय में हर स्तनपाई जीव अपने बच्चों को दूध पिला पा रहा है, लेकिन मनुष्य ने ऐसे प्रगति और विकास को परिभाषित किया है कि बहुत ही कठिन हो गया है कि माताएं अपने बच्चों को आज के समय में दूध पिला पाएं। काम पर लौटना होता है, या घर में ही अब आप देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं तो मुश्किल होने लगता है। तो जो पहले एक पूरा सिस्टम होता था जहाँ पे वो, क्योंकि देखिए प्रकृति ने स्तनपाई जीव हमें बनाया, हमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो बनाया नहीं है, तो वो समझ थी कि ये जो दूध होता है माता का, वो बच्चे के लिए सिर्फ उसका आधार ही नहीं, उसका अधिकार भी है। तो कितना वो इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता था बच्चे के विकास के लिए, वो अब गायब हो चुका है। और हम क्या कहते हैं कि कोई भी पशु लाओ, उसका दूध लाओ, और मरने समय तक हमें दूध का सेवन करना है। तो क्या दूसरे पशुओं का दूध बना है मनुष्य के लिए? और बना है तो क्या इतनी बड़ी संख्या में आज हम इतनी अधिक मात्रा में दूध का सेवन कर रहे हैं, जो नहीं होता था पहले? तो वो हमें समझना होगा। बिल्कुल प्रश्न उठता है कि देसी गाय के दूध का सेवन किया जाता था, तो कहीं नहीं। अगर आप पूर्वजों से बात करेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं गांव में, कोई नहीं कहेगा कि हम दूध का सेवन करते थे। वो तो अमृत है देसी गाय का दूध, तो अमृत की तरह ही उसका पंचामृत बना, उसका सेवन जो घी भी बनता था बाइलोना पद्धति से बनता था। तो एक उसको देखने का तरीका बहुत अलग था। हमें कहा गया उसमें कैल्शियम है तो हम उसको पी रहे हैं, लेकिन आज जब हम कैल्शियम टेस्ट कराने जाते हैं तो पता चलता है कि हम सब डेफिशिएंट है कैल्शियम में। जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों का प्रत्यारोपण हो रहा है। तो ये सवाल हम क्यों नहीं उठा रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या हमारी समझ में आज इतनी अधिक त्रुटियां हो गई हैं कि हम जो एक्चुअल समझ है, जो हमारी पारंपरिक समझ रही है, जो प्रकृति को समझने की हमारी क्षमता थी, वो हम बिल्कुल ही खो चुके हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए दो जो कह सकते हैं नेचुरल फूड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर व्यक्ति जन्म लेने के साथ उस फूड को ले रहा है, और दोनों फूड पे ये कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है। रोटी, गेहूं की रोटी और दूध, मतलब बचपन से जो हम लोगों के जनरेशन से अगर से बात करें तो हर कोई बच्चे के इस तरह के दूध और रोटी के साथ, आज भी लोग मानते हैं कि चावल से बेहतर रोटी है, रोटी खाने से मोटापा नहीं होगा, अलग अलग तरह की चीज़ें सामने। और ये कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं समस्या इन्हीं चीज़ों को लेकर हो रही है। तो हम इस पर और अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या, विकल्प क्या है। अगर हम गेहूं नहीं खाएं, दूध नहीं लें, तो फिर हम जिए कैसे? बात कर रहे हैं कैसे रहें स्वस्थ, क्योंकि आज कहीं न कहीं तमाम पीढ़ी जो बच्चे जन्म लिए हैं वो, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सामने चुनौती यही है कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो ऋचा लगातार इस पर काम कर रही हैं, और लेकिन जो ये कह रही हैं वो कितना मुश्किल है कि अगर कहा जाए आपको कि गेहूं की रोटी आप मत लें, आप दूध मत लें,
फिर जो किसान हैं उनका जो अपना आमदनी का एक आर्थिक संरचनाएं हैं, उत्पादन को लेकर जो संरचनाएं हैं। ऋचा, तो ये कैसे 125 करोड़ आबादी वाले देश में आप जिस तरीके की बात कर रही हैं, कैसे संभव है कि भाई आप गेहूं की रोटी के बदले में आप क्या लें, दूध के बदले में क्या लें, क्योंकि कोई कैल्शियम ज़रूरत है, प्रोटीन आपको ज़रूरत है शरीर के लिए, तो ये फिर सारी चीज़ें मिलेंगी कैसे? बिल्कुल, और यही थी हमारी पारंपरिक समझ। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले या कुछ दशक पहले हमारे पास इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी, इतने तरह के मैगजीन्स, बुक्स का इतना सरलता से उपलब्धता नहीं थी, लेकिन तभी भी लोग को पता था लोगों को कि क्या खाना चाहिए। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतने इंफॉर्मेशन और नॉलेज के सोर्सेज हैं, लेकिन हम तभी भी पूरे टाइम ढूंढना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, हेल्दी खाना क्या है। तो हम प्रकृति से जैसे जैसे दूर आ रहे हैं, हम अपनी समझ से भी दूर आ रहे हैं। अब देखिए, जंगल में जानवर होते हैं, हर जानवर को पता होता है क्या खाना है, उसका क्या भोजन है। ऐसा नहीं है कि जंगल में हर चीज़ जो उपलब्ध है वो हर जानवर खा रहा है। हर जानवर को पता है क्या खाना है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वो जो खाता है उसका शरीर और मन एक प्रतिक्रिया दे रहा है और उसको वो सुन रहा है और समझ रहा है। उसकी अपनी जो पारंपरिक समझ है, जो उसके बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, उसको भी वो सुन रहा है और उसको समझ रहा है। हम इन दोनों चीज़ों से दूर आ रहे हैं। प्रकृति से तो हम आज कोसों दूर हैं, लेकिन उससे भी जो बुरी बात हो चुकी है वो ये कि हम अपने पारंपरिक समझ से दूर हो गए हैं, और केवल दूर ही नहीं हुए हैं, उसको हम हीन भावना से देखने लग गए हैं। तो हम ऐसे अंधकार में जा रहे हैं कि हम समझ से इतने दूर हो रहे हैं कि फिर बहुत सरल हो जाता है कि कुछ भी अगर प्रचार प्रसार तंत्र वो बोलेगा ये खाओ, ऐसे रहो, तो वो बहुत सरल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है करना क्या है। तो जो मुझे एक बात, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए एज अ डॉक्टर मैं कोई एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी अपनी एक यात्रा रही है। मेरी माता जी बिल्कुल डॉक्टर हैं, और वो खान पान और रहन सहन बदल कर बहुत लोगों को अब ठीक कर रही हैं, जो आजकल जिनको अब लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है, जो खुद एपिडेमिक का फॉर्म ले चुकी हैं, जिनकी दवाइयाँ नहीं हैं। आप इलाज करा के भी देख सकते हैं, वो उसका कोई बहुत ठोस इलाज नहीं होता, लेकिन उनको सफलता मिल रही है। वो इस तरह से उपचार करके देख रही हैं, तो उनको सफलता मिल रही है। तो एक मेरी जो समझ अपनी बनी है कि जो हम पारंपरिक समझ रही है, हमारा क्या होता था, हम कभी कोई एक अनाज नहीं खाते थे। मिश्रित खेती होती थी, मिश्रित अनाज होते थे, मिश्रित हमारी थाली मिश्रित होती थी, खान पान मिश्रित होता था। आप देखिए कि समा, कोदो, मड़ुआ, कांगनी, हरी कांगनी, सावा, ये सब सिर्फ अब हमारे खेतों और थाली से गायब नहीं हुआ है, हमारे शब्दकोश से भी गायब है। आज की युवा पीढ़ी इनका नाम भी नहीं जानती है। आज की युवा पीढ़ी गाय नहीं समझ रही है। वो जो देसी गाय होती थी, जिनके यहाँ हम्प होता था, कुबड़ होता था, गले के नीचे मांस लटका हुआ होता था, वो हम नहीं समझ रहे। हमें लगता है दूध है, वो पैकेट में आ गया। तो प्रकृति से जुड़ना एक बहुत आवश्यक हो गया है यहाँ पर। आज हम सब्जी के नाम पे क्या जानते हैं? पनीर की सब्जी। ये जानकर आश्चर्य होगा कि गाँव में पनीर को फाड़ना अशुभ मानते थे। पनीर कभी भी हमारा भोजन नहीं रहा था। आज हम पनीर को तो बिल्कुल सुबह से रात तक बहुत सारे फॉर्म्स में खाते हैं, या दूध का ही सेवन हम अनेकों तरीका से, केक है, आइसक्रीम, आप देखिए हमारा भोजन हो ही नहीं सकता है बिना उसके। तो जो हमारे साग सब्जी थे, गेनहारी था, पोई था, सिरंटी था, गतफोरा या पुनर्नवा जिसे कहते हैं, ये सब बिल्कुल शब्दकोश से ही गायब है। और ये तो आपको ऐसे ही खेतों में मिल जाते थे, लोग उसको खोट के लाते थे और खाते थे। तो हम अगर इन चीज़ों से जो प्रकृति से हम दूर हो रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य है जिसमें, उससे दूर हो रहे हैं, और फिर हम ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जिसमें सिर्फ स्वास्थ्य ही हमारा कम नहीं हो रहा पर वो हमें हानि पहुंचा रहा है, तो फिर बहुत स्वाभाविक हो जाएगा कि हमें सहारा लेना पड़ेगा। फिर हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, जांच का सहारा लेते हैं, आदि आदि। लेकिन जो मूल में त्रुटि कर रहे हैं, हम जो प्रकृति से दूर हो रहे हैं, उसका हम कोई भी उस ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं। ऋचा, आप अमेरिका में भी रही, काफ़ी लंबे अंतराल तक आप अमेरिका में रही। वहाँ जो फूड हैबिट है, जो चीज़ें वो खाते हैं, काफ़ी समय तक वो फ्रिज में रहता है, और फास्ट फूड का प्रचलन वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्वस्थ लोग भी वहाँ पे हैं। उस अमेरिका में इस तरह की चीज़ों पर लेकर क्या बहस चल रही है, क्या डिबेट चल रहा है कि भाई मानव को लेकर, ठीक आपने बहुत बड़ी बात कही कि जानवर को पता है कि अगर शेर है तो वो कभी बांस के खाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है,
मोर है तो अपने जिस तरीके से कीड़ा खाते हुए आ रही वही कीड़ा चुनकर वो खाती हैं। हमारा फूड हैबिट बदलता चला जा रहा है। तो ये इसको लेकर अमेरिका किस तरीके से सोचता है? वहां पर इस तरह की चीजों पर रिसर्च भी हो रहा होगा, वो क्या सोचता है इसको लेकर? देखिए, जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन हमेशा से लोकल रहा है, स्थानीय रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम भोजन को वैश्विक बनाते हैं तो हम देखिए अपनी क्षति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हर जगह का अपना एक वातावरण है, ठंड है, गर्म है, जो भी एक वातावरण है, तो वहाँ की मिट्टी में वो चीज़ उपज रही है, वहाँ के लोग उसको खा रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर कुछ भोजन है, बाकी देशों में भी अपना भोजन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका स्थानीय भोजन नहीं रहा है, उनका भी स्थानीय भोजन रहा है। लेकिन आज हम यहाँ भी वही वैश्विक भोजन खा रहे हैं जो हम बाहर कोई और देश में खा रहे हैं। आप कोई भी खा रहे हैं, जी, बर्गर खा रहे हैं, बिल्कुल वही ब्रांड्स हाँ, हैं जो यहाँ खाते हैं, वो हम एक वैश्विक भोजन की ओर जा रहे हैं। हो क्या रहा है? हम सिर्फ अपनी क्षति नहीं कर रहे हैं, अपनी तो जो कर रहे हैं, जो हमारा एक प्रकृति है उसको हम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम स्थानीय भोजन से दूर जाएंगे, प्रकृति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको सस्टेनेबल रखना। वो जो एक पूरा एक वैश्विक भोजन की ओर जाने का जो एक हम कदम उठा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए उतना ज़्यादा आपको फॉसिल फ्यूल चाहिए, वो एक जगह उपज रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है। उसमें पानी की अधिक ज़रूरत हो रही, क्योंकि आजकल जो भी हम खा रहे हैं, जैसे आप गेहूं ही ले लीजिए, पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ये सारे जितने मोटे अनाज थे, समाको, दोसावा, कांगनी, हरी कांगनी, मरुआ आदि, पानी की बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर इसमें लागत होती थी आज के तुलना में। आप देखिए जो हमारा पानी की ही समस्या है, 80-90% जो पानी का खपत है वो इन अनाजों के उपज में। बिल्कुल। तो जितना हम वैश्विक भोजन की ओर जाएंगे, हम सिर्फ अपनी क्षति नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रकृति की क्षति कर रहे हैं। और प्रकृति को हम जब समझते हैं तो हमें लगता है कि हम हैं और प्रकृति है, लेकिन जो पंचभूत है उन्हीं से सब कुछ बना है। आप सब कुछ उन्हीं पंचभूतों से बना है। तो जब हम जहर पानी में डाल रहे हैं तो 75% वो पानी हमारे ही अंदर है। इसलिए जहर हम कहीं बाहर नहीं डाल रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं। इसलिए वो देखिए हमारे जो पूर्वज थे, उनकी कितनी समझ थी कि अपने भोजन को स्थानीय रखना है, हमारी मिट्टी में क्या उपज रहा है उसको समझना है, और अपने दिनचर्या और खान पान को उसके अनुरूप ढालना है। चलिए, वो अच्छी जानकारी इन्होंने। स्थानीय मतलब जो कहते हैं स्थानीय चीज़ों को महत्व देना चाहिए जीवन में, जीवन शैली में, क्योंकि अलग अलग प्रकृति में अलग अलग चीज़ें। अब पंजाब के लोग अगर बिहार आए, लिट्टी आप उनको खिला दें तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम आप पंजाब में जाए, वहाँ जिस तरीके से वो राजमा वो खाते हैं, वहाँ हम खाएं तो हमारे लिए मुश्किल हो। लेकिन चलते चलते एक आज कुछ मौका ऐसा है कि यूपीएससी का रिजल्ट निकला है और काफ़ी बिहार के लड़के उसमें कम्पीट भी किए हैं। आपके दादाजी भी आईपीएस अधिकारी थे, बिहार के डीजीपी भी रहे, आपके पिताजी भी डीजीपी रहे, और आप आईआईटीएन रहे उस दौर में। आज नए लोग भी आईआईटीएन, अभी भी जो फर्स्ट जगह प्राप्त किया पहला स्थान, वो भी आईआईटीएन ही है। तो आप आईआईटीएन, घर में पुलिस की वर्दी आपने देखा, और आप इंजीनियरिंग करके अपना कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करने के लिए चली गई, फिर आप स्वास्थ्य पे काम कर रही हैं। कभी आपको लगा नहीं कि हमें भी आईएएस आईपीएस बनना चाहिए? जी बिल्कुल। मेरे दादाजी भी इंडियन पुलिस सर्विस में थे, मेरे पिताजी भी इंडियन पुलिस सर्विस में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। और मुझे मेरा सौभाग्य रहा है कि अपने दादाजी के साथ भी मुझे बहुत समय मिला, क्योंकि वो हम लोग साथ में रहते थे, और पिताजी के साथ भी बहुत बिहार के काफ़ी इंटीरियर जगहों सब घूमने का बहुत समय मिला। मेरी माताजी, जैसे मैंने बताया, वो डॉक्टर हैं, मेरे नाना जी डॉक्टर थे। उनके जीवन से एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये रही कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना है, और समाज का जितना हम वापस दे सकें, क्योंकि समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो जितना हम वापस दे सकें वो अवश्य प्रयास करना है। तो ये मेरे जीवन में हमेशा से रहा। मैं जिस भी क्षेत्र में रही, अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल मैंने एक क्षेत्र चुना, और कार्य के लिए भी एक क्षेत्र चुना।
हालांकि बिल्कुल अपने जड़ों से जुड़ने का एक हमेशा से रहा है मन में, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने माता पिताजी का कि उन्होंने हमेशा जोड़ कर रखा जड़ों से। और आज शायद वही कारण रहा है कि आज नियति मुझे इस क्षेत्र में लेकर आई है। तो उनकी वो सीख ही है जो आज मुझे काम दे रही है। कभी इच्छा नहीं हुई कि हमें भी वर्दी पहनना चाहिए? नहीं, पर वो पहनकर जो एक समाज को एक उनसे जो लाभ मिलता था, तो वो एक सीख रहा है, वो एक मार्गदर्शन रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चले थे हम बात करने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन अभी मौजूद चर्चा था कि भाई एक परिवार, क्योंकि ये भी एक बड़ी विषय है, उस पर भी हम आगे, इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि जो बिहार के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, वो उसके परिवार के बच्चे आईएएस और आईपीएस की परीक्षा तक में शामिल नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है? चलिए, स्वस्थ रहिए, ये जरूरी है जीवन के लिए, मूल मंत्र है स्वस्थ रहना। कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, आज हम इस खास बुलेटिन के दौरान यही समझने की कोशिश की। चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।